Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the current newspaper analysis for 31st October 2021. Let's start the session. तो हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए, आज सबसे इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है, व्हाट डेट पूछ लेते हैं कि नेशनल यूनिटी डे कब होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसमें याद में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। ये आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको हम बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनका स्टैचू भी है गुजरात में, आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना। नेशनल यूनिटी डे ये कब होता है? तो 31 अक्टूबर को होता है, बस एक ये याद रखेंगे, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पीएम कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट कोविड एट G20। तो अभी G20 की समिट हुई है, तो उसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम करा है, ये वो। तो इसमें हमें ये नहीं जानना कि पीएम मोदी जी क्या कह रहे हैं वहां भाषण में, लेकिन क्या होता है G20 उसके बारे में हमें बहुत जानना है। तो G20 याद रखेंगे, G20 में 19 तो नेशन हैं प्लस एक EU है, तो ऐसे 20 नेशन बनते हैं। याद रखेंगे 19 कंट्री है और प्लस एक EU को बना के 20 हो जाते हैं। इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF भी इसके मेंबर है क्या? तो हाँ, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये मेंबर नहीं है लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक और IMF भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर बताइए G20 का, तो उसमें हमें करके आना है नन ऑफ द अबव। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है परमानेंट, बस एक चीज याद रखनी है। फिर इसके मेंबर नेशन, प्लीज प्लीज प्लीज, हाईली 100% पूछा जाता है, पूछा गया है पहले भी। मैं आपको दिखा देता हूं, यूपीएससी सिविल सर्विस में 2020 का, मतलब ये वाला जो पेपर हुआ है इससे पहले वाले में पूछे गए हैं, डायरेक्ट सवाल था। तो आपके में तो पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो ये देखिए, मैं आगे बता देता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन था यूपीएससी CSE सिविल सर्विस का 2020 का पेपर है। तो आपको ये सॉल्व करना है, इसमें से बताना है कौन सा आंसर है। मेरे को सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये इसकी ट्रिक है, देखिए इसका आंसर यही है। मतलब ये इसकी ट्रिक है याद करने की। 20 नेशन, देखिए 20 नेशन सारे वो नेशन है जो हर कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े, मान के चलिए अगर वो कहता है कि अमेरिका इधर क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में देख लो तो कनाडा, यूएस, मैक्सिको, यही 3 बड़े नेशन है। तो ये तीनों बड़े नेशन आ गए। ये साउथ अमेरिका से कौन सा है? तो बस ब्राजील, अर्जेंटीना, ये बड़े बड़े नेशन। एशिया की तरफ से कौन से हैं? तो इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया से बस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, और यू से यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, टर्की, रशिया। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी छोटा नेशन नहीं है। आपको बस एक चीज ये याद रखनी है। तो ये इसकी ट्रिक है, स्टार्स, बॉयफ्रेंड, सेंट यू, इंडिगो, मैजिक जूस। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, इधर लिखा भी है, स्टार से सऊदी अरेबिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, फ्रेंच। तो इसमें देखिए आपको बस ये देखना था कि इसका आंसर अब मैं कैसे करना था कैसे नहीं करना था। तो वो तो जैसे वियतनाम छोटा देश है तो ये होगा नहीं। फिर ऐसे इसमें मलेशिया, न्यूजीलैंड छोटा देश है, ये होगा नहीं। फिर इस वाले में क्या देखना था, इसमें सिंगापुर होगा नहीं, साउथ कोरिया, क्योंकि इंडोनेशिया भी है, जापान भी है और कोरिया भी है। इसमें ब्राजील भी है, ईरान नहीं है, सऊदी अरेबिया है। पहला वाला आंसर है इसका, वैसे मैंने फिर बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। G20 में उस दिन भी बता रहा था, आप सारे मेंबर याद रखिए। G7 में कौन कौन से हैं, G20 में कौन कौन से हैं, सार्क में कौन कौन से हैं, एशियान में कौन कौन से हैं, इनके मेंबर नेशन प्लीज रिमेंबर, मेंबर नेशन कौन कौन से और उनका हेडक्वार्टर। ये दो चीज तो प्लीज रिमेंबर करिए, पूछा जाता है। ये सामने आपके प्रूफ है CSE 2020 का, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आगे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। ये शाहरुख खान का बेटे साहब हैं, शहजादे साहब, तो आर्यन खान, इनको बेल मिल गई है। एकदम फालतू का क्वेश्चन है, हमसे नहीं पूछा जाएगा बेल किसको मिली है क्या नहीं मिली है इनको। तो ऐसे कल मैं देख रहा था, एक मीम भी शेयर हो रहा था कि ऐसे जश्न मना रहे हैं लोग जैसे जंग जीत के आए हैं। ये ऐसा मीम था भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई लोग भी ऐसी ढोल नगाड़े से सेलिब्रेशन कर रहे थे कि भाई बेल मिल गई, बेल मिल गई। तो जो भी अब अपना देश है, बताइए, ऐसे ऐसे देश हैं। यहाँ जवान अगर शहीद हो जाता है तो मतलब उनके लिए तो मतलब किसी को पता ही नहीं चलती। आधे जवानों की तो चलो पता चल जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जवान हैं जिनकी तो शहीदी का हमें पता ही नहीं चलता है। डेली कोई ना कोई हमारा जवान शहीद होता है, लेकिन उसकी कभी न्यूज नहीं आती। आएगी भी तो इतनी छोटी सी हेडलाइन आ जाती, तभी देख के दुख होता है बस देश में। और ये कल साहिबजादे आजाद हुए हैं, मतलब इनको बेल मिली है, तो आप देखते बस जश्न। अपने काम का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंपॉर्टेंट है। एनसीबी, जो एनसीबी इतनी चर्चा में है, तो प्लीज रिमेंबर एनसीबी को पावर कहां से मिलती है? एनसीबी को पावर मिलती है एक एक्ट से, इसका नाम है एनसीपीडी एक्ट 1985। याद रखिएगा, अगर इसका वायलेशन कोई करता है तभी एनसीबी का रोल आता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपका अगर आप इसका सीएपीएफ का पेपर देखेंगे तो पॉलिटी से मेजरली या तो फंडामेंटल राइट से सवाल पूछेगा, नहीं तो वो डीपीएसपी से सवाल 100% पूछता है, और फंडामेंटल ड्यूटी। ये दो टॉपिक तो ऐसे हैं जिससे सवाल बहुत होता है। तो आर्टिकल 47 कहता भी है, जो हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, कि हमें इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना है। जो भी हमारा इंजूरियस टू हेल्थ इंटॉक्सिकेंट है वो हमें नहीं लेना है। तो ये इसी की बात करता है इनडायरेक्टली।
तो याद रखेंगे एनसीबी जो है वो वो पूछ सकता है कि एनसीबी जो है वो किस डीपीएसपी से पावर लेता है, ये कौन सा डीपीएसपी एनसीबी से रिलेटेड है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 47 ये बात करता है नो इंटॉक्सिकेंट्स की, ये है ना, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स नहीं लेना है जो भी इंजीरियस टू हेल्थ है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि भाई एमएचए का रोल आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोल करती है। तभी आपने सुना होगा ना समीर वानखेड़े, इन पे बहुत सारा भी न्यूज में आ रहे हैं क्योंकि उनके हेड थे, इन पे चार्जेस लग गए। तो ये समीर वानखेड़े हैं, इनका बस नाम ही याद रखिएगा, और कोई ये तो उनके हेड हैं तो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो इनके ऊपर इसीलिए चार्ज लग रहा था, जो भी है चार्ज वार्ज हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये मुख्य मुख्य 4 पॉइंट याद रखने हैं और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, लास्ट न्यूज हो गई, हाँ ठीक है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू विजिट इंडिया नवंबर 22। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है यूएसटीआर, ये कुछ नहीं है, बस ये पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो यूएस के और हमारे इंडिया के ट्रेड के बीच की बात है, बस इनके बीच के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, उसको हम यूएसटीआर बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, और क्या याद रखना है, इसमें एक टर्म यूज हुआ है जीएसपी, तो ये क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है जीएसपी इज इन न्यूज, तो किससे रिलेटेड है, तो याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये क्या होता है मैं हिंदी में बता देता हूं, कुछ नहीं, यूएस ने क्या करा था पहले, ये क्या करता था कि कुछ नेशंस को जो लीस्ट डेवलपिंग है या डेवलपिंग है, जो एकदम छोटे नेशन है जो अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज है, उनके उसने लिस्ट बना दी थी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की एक लिस्ट बना दी थी यूएस ने, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज का नाम था, उसमें इंडिया का भी नाम था पहले। लेकिन क्या हुआ इसमें, इस लिस्ट में होने से क्या होता था कि हम अमेरिका से जो भी ट्रेड करते थे तो हमें कुछ सब्सिडी मिलती थी, कुछ फायदे हो जाते थे, हमारी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। लेकिन पिछले साल दिसंबर 20 में क्या करा ये यूएस, इसने हमें इंडिया को इस लिस्ट से बाहर कर दिया। तो इसी पे बातचीत करने के लिए ये मीटिंग हो रही है कि हमें इस लिस्ट में रखो, क्योंकि अगर इस लिस्ट से हमें ये बाहर कर देता है यूएस, तो हमारी जितने भी आइटम जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्सेस बढ़ जाएंगे, और कोई बात नहीं है। तो जीएसपी बस एक लिस्ट है जिसमें कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है जो लीस्ट डेवलपिंग है या डेवलपिंग है, जो लीस्ट डेवलपिंग है डेवलपिंग है, जो यूएस के साथ ट्रेड करती हैं और उनको ट्रेड कंसेशंस मिलते हैं। इंडिया अब इससे बाहर हो चुका है, याद रखिएगा जीएसपी से इंडिया बाहर हो चुका है, बस और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अबॉर्शन रूल्स टू एड माइनर्स, तो ये अबॉर्शन रूल्स, अबॉर्शन क्या होता था, जब भी कोई गर्भवती महिला अगर वो चाहे तो अपनी मनमर्जी से अपना बच्चा गिरा सकती है, जो भी रेल केस है। तो अब माइनर्स के केस में थोड़े रूल चेंज हो गए हैं, तो बस आपको याद रखना है माइनर्स को अब अलाउ कर दिया है कि अगर वो अपने बच्चे को गिरा सकते हैं, क्योंकि आपने पता है बहुत बार रेप विक्टिम हो जाती हैं लड़कियां, ये जो भी माइनर से अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनके में रूल्स में चेंज कर दिया गया। बस आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि आप 24 वीक्स तक भी कोई माइनर अपना बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। इस केस में उसे बस 2 डॉक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक चीज आपको याद रखनी है, कोई भी माइनर मतलब मेजर जो एडल्ट है उसके केस में तो पहले भी 24 वीक की था, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन जो माइनर है जो 18 साल से कम है, उसमें अब अलाउ कर दिया है कि 24 वीक तक भी वो अपना बच्चा गिरा सकती है, उसमें 2 डॉक्टर की परमिशन लगेगी, या वो 20 वीक पे भी गिरा सकती हैं। 20 वीक से पहले अगर वो करती हैं तो उनको बस 1 डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये 2 कंडीशन याद रखिएगा, माइनर भी अपना बच्चा 20 वीक तक गिरा सकती है। पहले ये जो लिमिट थी केवल 12 वीक थी, माइनर्स के केस में केवल 12 वीक थी, अब 12 वीक से बढ़ा के 20 वीक कर दिया गया है। और 20 वीक अगर वो कर रही है तो 1 डॉक्टर से परमिशन लगेगी, और 24 वीक करती है तो 2 डॉक्टर से परमिशन लगेगी, ठीक है। और इसमें याद करने की कुछ नहीं है। और पॉस्को एक्ट तो पता है ना आपको, बच्चों के ऊपर लगता है, अगर बच्चों के साथ कुछ जुल्म होता है तो पॉस्को एक्ट लगता है, तो एक तो ये याद हो गया, और तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सा एक्ट है तो ये याद रख सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल 2021, ये भी याद रख सकते हैं चाहे तो, और कुछ इसमें मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ऐप टू गिव नो फिशिंग जोन अलर्ट, तो एक ऐप बनाई गई है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बनाई है, मैं फिर से बता देता हूं, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बनाई है। नहीं पूछा जाएगा आपका से ऐप का नाम वैसे मैं बता देता हूं, फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन। ये बता देगा कि इस एरिया में फिशेज हैं, इस एरिया में फिशेज नहीं है, इस एरिया में जो भी है, कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्टेट लेवल की जो अपनी स्कीम्स होती हैं वो सेंटर एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, मेजरली ये पाया गया। तो फिर ये मैंने न्यूज क्यों इंक्लूड करी है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छुपा हुआ है जो 100% आपसे पूछा जाएगा, वो है ये गहीर माता मरीन सेंचुरी। ये कहां पर है याद रखिएगा, गहीर माता मरीन सेंचुरी, ये उड़ीसा में। सबसे पहली चीज तो याद रखेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सेंचुरी मैंने क्यों इंपॉर्टेंट मानी, क्योंकि यहां पे ऑलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं। ये वर्ल्ड की ओनली नेस्टिंग साइट है, वर्ल्ड की ओनली, जहां मतलब ये टर्टल्स आके करते हैं अपना मतलब अगले बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं।
तो वर्ल्ड की ओनली टेस्टिंग साइट नेस्ट साइट है, याद रखेंगे, ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल सिटीज के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। सिटीज है, अब ये अलग टॉपिक है, मैं फिर से कभी आपको पढ़ा दूंगा। ये क्या कहते हैं, अपना एनवायरमेंट का टॉपिक है। सिटीज 1 में आते हैं, इंडेंजर्ड होते हैं, ये भी मैं बताता हूँ, इंडेंजर्ड होते हैं। तो ये कुछ 2-3 चीजें। तो गहीर माता मरीन सेंचुरी ये कहां पर है? उड़ीसा में। इससे कौन सी रिवर निकलती है? कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि गहीर माता मरीन सेंचुरी से कौन सी रिवर पास होती है। तो याद रखेंगे ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या, अरे ऐसे ही बोलते हैं, ऋषिकुल्या करके बोलते हैं, ऋषिकुल्या रिवर। ठीक है, याद रखेंगे ऋषिकुल्या रिवर निकलती है, ये पूछता है। रिवर हो गया। फिर वो पूछता है कि यहां से कौन सा फॉरेस्ट या कौन सी सेंचुरी है। तो आपको एक ये और याद रखना पड़ेगा, यहां से भीतरकनिका, भीतरकनिका का पार्ट है, जो हम भीतरकनिका पढ़ते हैं ना, भीतरकनिका जो सेंचुरी है, ये इसका पार्ट है। क्या कहते हैं, गहीर माता मरीन सेंचुरी। तो मैंने एक एक चीज बता दी जो इससे पूछी जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन, एक एक पॉइंट बना के नोट कर लीजिए, जो भी पूछा जाएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। आई होप यू माई लाइक माई लेक्चर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज दे सकते हैं, कैसा आपको मेरा लेक्चर लग रहा है, कैसा अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी आपके व्यूज हैं, खुली आजादी है हमारी तरफ से, आप अच्छे से हमें बताएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही अब डेली न्यूज आती रहेगी। टाइम थोड़ा यार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आई होप कि आप समझेंगे। चलिए मैं एक आज का सवाल पूछ लेता हूं आपसे कि भोज वेटलैंड, ये एक भोज वेटलैंड है, ये कहां पर है? ये सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भोज वेटलैंड है तो ये कहां पर है, किस स्टेट में, बस इतना बताना है और कुछ नहीं। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।